हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर सीताराम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जयपुर ब्रांच में। इंजीनियर्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं इंटरव्यू सेशन, जहां पे आपको सीखने को मिलेगा कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होते हैं वो किस किस टाइप के सवाल पूछते हैं। तो आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, जहाँ पे मैं अपने ट्रेनिंग इंजीनियर्स का जो कि हमारे साथ अप्रैल मंथ में जुड़े थे, अभी उनका कंप्लीट कोर्स उन्होंने 2 महीने का सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो आज उनका इंटरव्यू सेशन था, तो मैं आप लोगों को हमारे जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स है उसी के थ्रू आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंजीनियर्स आ जाओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए। नारायण लखारा जी बताइए आप अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम नारायण लखारा है और मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ और बीटेक कंप्लीट किया था मैंने 2019 में और अभी ट्रेनिंग किया है यहाँ से सिविल गुरुजी से। अच्छा, आपने मतलब बीटेक 2019 में ही कंप्लीट कर लिया था। आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है क्या प्रीवियस? जी नहीं सर। आपने जॉब नहीं कर रखी है, तो अभी 2019 से अभी तक आप क्या कर रहे थे? सर वही कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना, मतलब आपको हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली, आपको कैसे पता चला हमारी वैकेंसी के बारे में? सर ये मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से थ्रू जाके वहाँ पे पता किया। अच्छा, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। और आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी हो गया है, क्योंकि आपने रिज्यूमे में बहुत सारा स्किल्स लिखा हुआ है। जैसे लिखे हो आप, लेआउट आता है आपको, जैसे कि टाउनशिप लेआउट, सेंटर लाइन लेआउट, ब्रिक वर्क लेआउट, आपको बीवीएस बनाना भी आता है, एस्टिमेशन बनाना भी आता है, क्वांटिटी सर्वे भी आता है, आपको रेट एनालिसिस करना भी आता है, ऑटो लेवल का भी आप यूज़ कर लेते हो, बिलिंग का भी काम आता है आपको। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पहले काम नहीं किया, तो आपको इतनी सारी चीज़ें कैसे आ रही है? जी सर, मैंने सिविल गुरुजी से वहाँ से ट्रेनिंग ली थी। 2-3 महीने की हमारी ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें सर वहाँ हमने एक प्रोजेक्ट सॉल्व किया था, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट मतलब अच्छे से कवर कराए। अच्छा, मतलब ये आपको प्रॉपर पूरा आ रहा है, मतलब आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही है। जी सर। बहुत ही शानदार। चलिए, आपका तो इंटरव्यू लेना बनता है। क्या बात है, हमारे पास फ्रेशर के पास इतने सारे नॉलेज आ रही है, वो बहुत अच्छी बात है। तो सर मैं आपसे बेसिक से जानना चाहूँगा कि जो सबसे पहले हम लोगों का काम होता है, साइट में अगर आप जाओगे तो मतलब मेजरमेंट टेप को मतलब रीड करते हुए आना चाहिए। यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 1 मीटर में 3.281 फिट होते हैं। 1 मीटर में 3.281 फीट होते हैं। 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? सर 1 स्क्वायर मीटर में 10.76 सर फिट स्क्वायर होते हैं। ओके। 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट होते हैं? 1 मीटर में 3.281 फिट होते हैं और 1 मीटर स्क्वायर में 10.76 फिट स्क्वायर होते हैं और 1 क्यूबिक मीटर में 35.31 क्यूबिक फीट होते हैं। बहुत शानदार। 1 इंच में कितने एमएम होते हैं? 1 इंच में सर 25.4 mm होते हैं। और 1 इंच में अगर सेंटीमीटर की बात करें तो? 1 इंच में सर सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 फीट में कितने एमएम होते हैं? और 1 फीट में सर लगभग 304.8 mm होते हैं। लगभग एवरेज हम 300 mm लेते हैं। 1 टन में कितने केजी आता है? 1 टन में सर 1000 kg आता है सर। बहुत शानदार, आपको बेसिक के बारे में मतलब आइडिया है। बहुत ही शानदार। अपने लेआउट वर्क में जैसे लिखा हुआ है कि टाउनशिप लेआउट आता है, आपको सेंटर लाइन लेआउट आता है। क्या होता है टाउनशिप लेआउट? सर टाउनशिप लेआउट होता है सर कोई भी सर हमें जहाँ पे हमें बिल्डिंग या प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट करना, तो वहाँ पे सर टाउनशिप हम करते हैं, जिससे प्लॉट को मतलब मार्किंग किया जाता है सबसे पहले। आप मतलब टाउनशिप लेआउट परफॉर्म कर लेते हो पूरा? जी सर, कर लेता हूँ। मतलब क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा आप मेरे को एक्सप्लेन। इसके लिए हमें सर जैसे कि कोई भी सबसे पहले तो साइट क्लीनिंग होनी चाहिए वहाँ पे, और उसके बाद सर हम टाउनशिप लेआउट करने के लिए हमें मेजरमेंट टैप से 2 रेफरेंस पॉइंट लेंगे, चाहे वो रोड से ले लो, किसी भी मतलब पॉइंट से 2 रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे हम। उसके बाद में सर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ड्राइंग में डायमेंशन दे रखी होगी ना, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, एक तो हाइपोटेन्यूस से निकालेंगे लेंथ और बेस के जरिए। फिर क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस से हम प्लस परपेंडिकुलर जो होगी रेफरेंस पॉइंट जो हमने लिए उस लेंथ से जो परपेंडिकुलर होगी ना, उसको ऐड करके, और एक पॉइंट हम पकड़ लेंगे 0 पे और दूसरा पॉइंट पकड़ लेंगे हम जहाँ पे हाइपोटेन्यूस प्लस परपेंडिकुलर ऐड किए वहाँ पे। फिर ऐसे करके हम चारों ही
मतलब लाइन ड्रॉ मतलब कर लेंगे हाइपोटेन्यूज की मदद से, पूरा प्लॉट हम मार्किंग कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि आपको सबसे पहले 2 बेस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। जी। अगर आपको ये 2 रेफरेंस पॉइंट नहीं रहा एट द एंड कोई साइड पे, तो उस केस में आप कैसे करोगे? उस केस में सर जैसे रेफरेंस पॉइंट हम, जैसे कोई बिल्डिंग हमारे पास बनी होगी या कोई स्ट्रक्चर, कोई गवर्नमेंट, कोई, उससे हम रेफरेंस पॉइंट लेने की कोशिश करें। और आपने सेंटर लाइन लेआउट के भी बारे में लिखा हुआ है, क्या होता है सेंटर लाइन सर लेआउट? सेंटर लाइन का मेन पर्पज होता है फुटिंग की, मतलब मेन मार्किंग कहाँ होगी, मतलब फुटिंग कहाँ आएगी, कॉलम कहाँ आएंगे, उसकी मार्किंग के लिए हम सेंटर लाइन करते हैं। इसके लिए सर हम क्या ड्राइंग दे रखी होती है, और वही सबसे पहले टाउनशिप लेआउट करेंगे, और उसके बाद हमें क्या होगा ड्राइंग में मतलब ग्रिड्स दे रखी होंगी। ग्रिड्स के अकॉर्डिंग हम नेल्स को फिक्स करके वहाँ पे ग्रेडिंग करके और कॉलम और फुटिंग की हम मार्किंग कर देंगे। और कितना हमें मतलब फिर हम जैसे कि सपोज करो सर, मान लो कि हमें फुटिंग की मार्किंग हो जाती है, तो सर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हम वहाँ 0.3 मीटर, अगर डेप्थ अगर मान लो 1.5 मीटर है, तो वहाँ से 0.3 मीटर चारों तरफ से हम फुटिंग की चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे। अगर डेप्थ मान लो 1.5 मीटर से एबो है, तो वहाँ पे 0.75 मीटर हम चारों तरफ से लेंगे और एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे वहाँ से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अगर हम लोग जो सेंटर लाइन लेआउट करते हैं, मतलब फुटिंग का और कॉलम का मार्किंग करने के लिए करते हैं, फुटिंग हमारी कहाँ पे आने वाली, कॉलम कहाँ पे आने वाला, उसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पता करने के लिए करते हैं। और आप ये भी बता रहे हो कि अगर 1.5 मीटर तक का डेप्थ हो, तो जो हम लोग एक्सकावेशन कराएंगे तो 300 mm चारों साइड से एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 मीटर से अधिक हो तो 750 mm एक्स्ट्रा लेंगे चारों साइड से। ये कहना चाह रहे हो आप क्या? जी सर। तो ये क्यों एक्स्ट्रा लेते हैं हम? सर, जो हमारी फुटिंग की साइज है उतना ही क्यों हम एक्सकावेट में कराएंगे, एक्स्ट्रा लेंगे? सर एक्स्ट्रा इसलिए लिया जाता है कि सर कोई भी वर्कर होगा तो वो काम आसानी से कर पाएगा। जैसे सैंड फिलिंग करनी होगी, पीसीसी करनी होगी, तो वो आसानी से कर पाएगा। जैसे टेपेजोडल हम फिटूंग बनाएंगे, तो उससे मतलब प्रॉपर स्थान अगर हम एक्स्ट्रा साइड लेंगे तो वो खड़ा होकर आसानी से वर्क कर सकता है। बहुत शानदार, क्या बात है। और आपने ब्रिक वर्क लेआउट का भी मेंशन किया हुआ है, ये ब्रिक वर्क लेआउट क्या होता है? सर ब्रिक वाला लेआउट वैसे ये सर जैसे क्लाइंट जो कोई भी सर प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसमें क्लाइंट को जैसे 3D या 2D सर ड्राइंग दी जाती है, तो वो अच्छे से क्लाइंट क्या विजुलाइजेशन नहीं कर पाता कि मेरे भाई घर बनेगा वो, उसमें रूम क्या साइज़ का होगा, किचन कितना बड़ा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, ग्राउंड सरफेस पे ब्रिक वर्क लेआउट करते हैं, जिससे वो प्रॉपर ही विजुलाइज हो जाता है कि भाई उसका रूम कहाँ आने वाला है, उसकी स्टेयर कहाँ आएगी, मतलब कोई भी वो चेंजमेंट नहीं कर पाएगा, फिर क्लाइंट पूरा एकदम प्रॉपर संतुष्ट हो जाएगा। अपने एस्टिमेशन के भी बारे में लिखा हुआ है, मैं आपसे जानना चाहूँगा एस्टिमेशन क्यों करते हैं, क्या होता है एस्टिमेशन, थोड़ा मेरे को आप एक्सप्लेन कीजिए। सर एस्टिमेशन करना यूँ ज़रूरी है सर, एस्टिमेशन से क्या पता लग जाता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हमें उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है, भाई ये कितना मतलब कॉस्ट में ये प्रोजेक्ट बनेगा। मान लो उसके पास अपने पास इतना फंड है या नहीं है मान लो, तो उसके बाद अपन क्या उसमें कोई भी मतलब कॉस्ट में कमी करके, जो कम मटेरियल वाला है मतलब जैसे कम स्पेसिफिकेशन वाला है, उससे मतलब कॉस्ट के अनुसार अपन घर वगैरह बना सकते हैं। दूसरा जैसे टेंडर वगैरह सर कोटेशन के लिए है, तो भी एस्टिमेशन ज़रूरी है। दूसरा एस्टिमेशन इसके लिए भी ज़रूरी है सर, कोई भी जैसे मतलब ओवरऑल कहना ये चाहता हूँ सर, मतलब कॉस्ट मतलब पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाए पहले से कि भाई आपका प्रोजेक्ट कितने में बनेगा, इसलिए हम एस्टिमेशन करते हैं। बहुत शानदार। ओवर द टाइम आप ये भी पता कर सकते हो कि जैसे आपका अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, आपने पहले एस्टिमेट करके रखा हुआ है और आपका वो करे 80 लाख के करीब आ रहा है, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो वो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो आप वहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हो कि हमारा कहाँ पे कॉस्ट हमारा कम या ज़्यादा हो रहा है। एक प्रॉपर आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो अगर आप पहले एस्टिमेट निकाल के रखते हो। तो कौन से हम लोग जो मोड ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं, तो जब भी हम लोग को एस्टिमेशन निकालना रहता है तो उसमें आइटम्स की क्वांटिटी निकालते हैं, तो उसके लिए अपने को मोड ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो हम लोग मोड ऑफ मेजरमेंट कौन से IS कोड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं? IS कोड 1200 पार्ट 12 से हम मोड ऑफ मेजरमेंट लेते हैं। IS कोड 1200 पार्ट 12। बहुत शानदार। तो एक्सकावेट करते हैं तो एक्सकावेशन के लिए हम लोग मोड ऑफ मेजरमेंट क्या लेते हैं? सर एक्सकावेशन के लिए मोड ऑफ मेजरमेंट हम मीटर क्यूब में लेते हैं। मीटर क्यूब में लेते हैं। हाँ। और 100 mm की ब्रिक वॉल कर रहे हैं तो उस केस में 100 mm की ब्रिक वॉल कर रहे हैं तो एक सर हम कॉन्स्टेंट 100 mm को मान लेंगे और स्क्वायर मीटर में उसके मोड ऑफ मेजरमेंट लेंगे। ओके। अगर DPC कर रहे हैं अपन तो अगर DPC कर रहे हैं तो सर वो भी स्क्वायर मीटर में लेंगे। जब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी बिल्डिंग बनता है तो उसका क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है पूरा बिल्डिंग बनने का? बिल्डिंग बनने का पूरा कंस्ट्रक्शन बोल, इसके लिए सर सबसे पहले जैसे कि अकॉर्डिंग टू जहाँ अपन को बिल्डिंग बनानी है,
तो वहाँ पे सबसे पहले तो सर हमें क्या है कि जैसे बिल्डिंग होगी तो वहाँ का हमें मतलब ड्राइंग मिलेगी, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले तो वहाँ की साइड क्लीनिंग सर करवाएंगे। साइड क्लीनिंग होने के बाद फिर हमें जैसे ड्राइंग दी होगी तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हम क्या करेंगे, उसमें सेंटर लाइन लेआउट करेंगे और वो टाउनशिप लेआउट करेंगे। उसके बाद सर हम एग्जीबिशन शुरू कर देंगे। एग्जीबिशन के बाद सर हम जैसे कि करने के बाद सैंड फिलेंगे, पीसीसी करेंगे, फिर टेपेजेटेड फुटिंग जो होती है वो एनजीएल तक मतलब पेडेस्टल कॉलम तक बनेंगे फर्स्ट, फिर सर सुपर स्ट्रक्चर तक हम कॉलम वगैरह बीम वगैरह कास्ट करेंगे। ओके, आपने बोला कि एग्जावेशन के बाद सैंड फिलिंग करेंगे, पीसीसी करेंगे, क्यों मतलब करना जरूरी है सैंड फिलिंग? डायरेक्ट हम फुटिंग कंक्रीट क्यों नहीं डाल सकते? सर देखो सैंड फिलिंग सर इसलिए करना ज़रूरी है कि जैसे भी सडन इम्पैक्ट फुटिंग का एक होगा तो उसके लिए सर एक बेस मिल जाएगा, मतलब सडन इम्पैक्ट के लिए। दूसरा सर क्या होता है कि वाटर सीमेंट हमारे फुटिंग का जो हो वो चेंज नहीं हो, जो हम पीसीसी करेंगे उसके वो जो पीसीसी करेंगे उसका वाटर सीमेंट चेंज ना हो। और दूसरा कभी भी मान लो अर्थक्वेक वगैरह आए तो बिल्डिंग में क्रैक्स वगैरह कम डेवलप हो, इसलिए हम सबसे पहले सैंड फिलिंग करते हैं, उसके बाद सर हम पीसीसी करते हैं, जो कि नॉर्मली हार्ड बेस स्टार्ट मतलब हार्ड स्टार्टा के लिए हम पीसीसी करते हैं फुटिंग के लिए। ट्रेपोजेडल फुटिंग का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सर ट्रेपेजोइडल फुटिंग का निकालने के लिए हम दो पार्ट में निकालेंगे। क्या सर वॉल्यूम? हाँ जी सर, दो पार्ट में निकालेंगे। एक तो पहले रेक्टेंगुलर का हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर ट्रेपेजोइडल निकालेंगे। रेक्टेंगुलर के लिए हम क्या लेंगे सर, लेंथ वेट और इनटू हाइट करके उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। और ट्रेपेजोइड के लिए सर हम फॉर्मूला आता है D/3 इंटू A1 प्लस A2 रूट ऑफ A1 इंटू A2। सही बोला आपने फॉर्मूला, एक बार आप फिर से रिपीट करो। और D/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस रूट ऑफ A1 इंटू A2, दोनों को ऐड करके सर हम टोटल मतलब वॉल्यूम निकाल देंगे ट्रेपेजोइडल फुटिंग का। सर्कुलर अगर कॉलम रहा तो उस केस में आप कैसे निकालोगे कंक्रीट? वैसा सर्कुलर कॉलम रहा तो सर हम जैसे πr² H करके उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। फॉर्मूला बीम की अगर क्वांटिटी निकालनी है अपने को तो बीम का कैसे निकालोगे? बीम की अगर निकालनी है तो सर उसमें भी वो लेंथ वेट इंटू हाइट करके टोटल वॉल्यूम निकाल देंगे हम। बहुत ही शानदार। आपने लिखा होगा कि आप एस्टिमेशन विद द हेल्प ऑफ DSR के थ्रू निकाल मतलब लेते हो। DSR क्या होता है? सर ये DSR दिल्ली शेड्यूल रेट जो ये कोड होता है जिसमें सारे सर आइटम्स की हमें रेट दी होती है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे समझाना चाहूँ, जैसे कि कोई आप एग्जीबिशन कर रहे हैं तो मान लो आपका एग्जीबिशन का कितना रेट होगा, DSR के अकॉर्डिंग हम जैसे एस्टिमेट हमने एग्जीबिशन का निकाल दिया, उसका वॉल्यूम निकाल दिया और जो DSR दिए रहता हुआ दिल्ली रेट शेड्यूल से हम रेट से मल्टीप्लिकेशन करके उसका रेट मतलब फाइंड आउट कर देंगे। DSR तो जनरली मान के चलो ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं खुद का यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जरूरी थोड़ी हो कि हमारा रेट मतलब उसके सिमिलर ही हो, हम लोग मतलब उसका रेट से कैसे हम लोग निकाल लेंगे यहाँ का? वो सर हमारे जो लोकल रेट चल रही हो नहीं, जो भी आइटम की लोकल रेट चल रही है, जैसे आज के डे में क्या चल रहा है, जैसे सरिया कैसे चल रहा है आज के डे में, सैंड का क्या भाव है हमारे लोकल एरिया में, ब्रिक्स का क्या मतलब ब्रिक्स का क्या भाव चल रहा है, तो वहाँ से हम अपना निकाल सकते हैं एस्टिमेट। तो मतलब आप कुल मिला के मतलब ये तो रेट एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, तो आपको रेट एनालिसिस भी मतलब आप कर लेते हो हर एक आइटम का, तो रेट एनालिसिस भी पूरा करके आप निकाल सकते हो उन चीज़ों को कि हमारे अगर मेरे को यहाँ जयपुर में अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करनी है तो यहाँ के अकॉर्डिंग हमारा कंक्रीट वर्क का क्या रेट आने वाला है पूरा प्रॉपर निकाल सकते हो। जी सर, बहुत है। आपने क्वांटिटी सर्वे भी लिखा हुआ कि आपको क्वांटिटी सर्वे भी आता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आते हैं? सर 1 मीटर नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हमें मान लो कि मॉड्यूलर साइज अगर ब्रिक्स की दी हुई तो सर 500 आएगी 1 क्यूबिक मीटर में। अगर मान लो नॉन मॉड्यूलर दी है तो वो डिपेंड करेगी नॉन मॉड्यूलर साइज पे, मतलब ब्रिक्स की कितनी उस पर डिपेंड करेगी। बिल्कुल। क्या होता है फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं हम लोग ब्रिक्स का नंबर? सर ब्रिक्स का नंबर निकालने के लिए जैसे कि टोटल हमें वॉल्यूम जैसे कि 1 क्यूबिक मीटर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है ब्रिक वर्क का, तो उसमें से हम सर विथ मोटार जैसे स्टैंडर्ड जैसे साइज ले रहे हैं, जैसे कि मॉड्यूलर ब्रिक है मान लो 190 इंटू 90 mm जो कि ब्रिक साइज होती है, विथ मोटार करेंगे तो सर 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm, तो हम 1 ब्रिक्स का वॉल्यूम निकाल देंगे
तो टोटल वॉल्यूम में से 1 ब्रिक्स का हम वॉल्यूम करेंगे ना, तो सर उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें विथ मोटार्स निकल जाएगी। तो एक्चुअल में अगर ब्रिक्स की संख्या चाहिए तो सर टोटल वॉल्यूम में से एक्चुअल ब्रिक की साइज को हम नंबर ऑफ ब्रिक्स से गुणा करके वो सर सॉरी मोटार निकल जाएगा। तो ब्रिक निकालने का फिर क्या होता है फॉर्मूला? सर ब्रिक यही कि 1 क्यूबिक मीटर जो टोटल हमें वॉल्यूम दिया हुआ ना, उसमें सर हम विथ मोटार ब्रिक 1 ब्रिक का एरिया को डिवाइड कर देंगे ना, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगी। 1 ब्रिक का वॉल्यूम ना। बहुत ठीक है, बहुत शानदार। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक डायमेंशन है मैं आपको देता हूँ। तो मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, आप मेरे को ना नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल के बताना और इसमें मोटार भी निकालना, और आप सीमेंट सैंड कितने लगने वाले हैं आप मेरे को निकाल के बताओ। हमारी साइट है जिसमें हम लोग जो ब्रिक वर्क का काम करवा रहे हैं, बाउंड्री वर्क का काम करवा रहे हैं, जिसकी लेंथ है, देखो लेंथ है 240 मीटर, और जो वॉल की विड्थ है 8 इंच है, और वॉल की जो हाइट है ये हमारी 1.2 मीटर है। और इसमें जो हम ब्रिक का साइज यूज कर रहे हैं, ब्रिक का साइज हम इसमें यूज कर रहे हैं 190 × 90 × 90। बिल्कुल। आप मेरे को बताओ कि इस काम को करवाने में कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक्स मंगवाने पड़ेंगे, साथ ही साथ मेरे को कितने सीमेंट और सैंड मंगवाने पड़ेंगे साइट पे। जी सर, मैं थोड़ा फ़ोन का यूज़ कर लूँ। इंजीनियर्स आप लोग भी डायमेंशन लिख लेना और आप लोग भी सॉल्व करना। देखो आप लोग भी सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो हमारे ट्रेन इंजीनियर्स के साथ साथ। सर इसमें मोटर का रेशियो मैं कितना ले लूँ? आप यहाँ पे इकोनॉमिकल मोटार यूज़ कर सकते हो। इकोनॉमिकल मोटार का क्या लेते हैं ऐसे हम लोग? वैसे सर इकोनॉमिकल का रहते हैं 1:5:6। 1:6। तो आप 1:5 यूज करना है यहाँ पे। इंजीनियर्स आप लोग भी नोट कर लेना, हम लोग जो यहाँ पे मोटार ले रहे हैं वो 1:5 ले रहे हैं। तो इसके बाद आप लोग जरूर एक बार सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका कितना नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आ रहा है, आपका कितना बैग सीमेंट आ रहा है, और आपका कितना क्यूबिक मीटर में या कितना क्यूबिक फीट में आपका सैंड आ रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इंजीनियर्स आप लोग भी। मतलब आप कहना चाह रहे हो जहाँ पे हम लोग 6 mm का करते हैं और जहाँ पे हम लोग 12 mm का करते हैं वहाँ पे 20% लेते हैं, और जहाँ पे हम लोग 15 mm का करते हैं वहाँ पे 12% नहीं, वहाँ पे हम लोग 15% कंसीडर करते हैं, और जो 20 mm वाली हमारी होती है वहाँ पे हम लोग 12% कंसीडर करते हैं प्लास्टर के केस में वेस्टेज। बहुत ही शानदार। प्लास्टर के लिए हम लोग ड्राई कोफिशिएंट क्या यूज करते हैं? सर प्लास्टर के ड्राई कोफिशिएंट 1.33 है, हम कोफिशिएंट ड्राई कोफिशिएंट यूज करते हैं। बिल्कुल। प्लाई का जो हम लोग साइज मंगाते हैं साइट पे, तो उसकी क्या रहती है साइज? जी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है सर। ओके ठीक है सर। फॉर्म वर्क में स्ट्रिपिंग टाइम क्या होता है सर? सर फॉर्मल के स्ट्रिपिंग में जैसे कॉलम के लिए तो सर व्हाट इज स्ट्रिपिंग टाइम? सर स्ट्रिपिंग टाइम में सर वो टाइम होता है जैसे कि हमने शटरिंग लगा दी और हमने जैसे कि कॉलम है, कॉलम को कास्ट कर दिया हमने, तो अब वो फॉर्मर को कितने टाइम बाद रिमूवल करना है, वही स्ट्रिपिंग टाइम होता है। ओके, मतलब फॉर्म वर्क को रिमूव कब करना है वही हमारा स्ट्रिपिंग टाइम होता है। ओके। फॉर्म वर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं जनरली हम लोग यूज़ करते हैं? फॉर्मर के जैसे पैनल्स हो गया सर, और जैसे चैनल्स होल्डर हो गए, प्रॉप्स हो गए, गर्डर हो गए, और सिंगल डबल क्लिप हो गई, और बीम के लिए बीम क्लिप हो गया, कॉलम के लिए कॉलम क्लैंप हो गए, और सर जैसे प्लाईवुड के भी लिए बैटल्स वगैरह प्लाईवुड की भी आती है। ये जो स्ट्रिपिंग टाइम दिया गया कौन से IS कोड से अकॉर्डिंग हम लोग ये स्ट्रिपिंग टाइम यूज़ करते हैं? सर ये रिकॉल नहीं करता। ओके। मतलब आपको जनरली याद है क्या, जैसे अगर कॉलम वगैरह हम लोग कास्ट करवाते कितना दिन में अपने को खोल देना चाहिए फॉर्म वर्क? सर कॉलम के लिए शायद सर इसका भी याद नहीं। अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है। क्यूरिंग मिनिमम कितने दिन करवाना चाहिए साइट पे? साइट पे सर मिनिमम क्यूरिंग तो सर
किसके लिए सर जैसे पूछ रहे हो? ओपीसी सीमेंट अगर यूज कर रहे हैं तो कितने दिन मिनिमम करवाना है ये साइट पे क्वेरी? तो 7 डे 7 डेज करवाना है। तो मान के चलो अगर आपको साइट पे प्लास्टर करवाने के लिए आपको बोला जाए तो आप वहाँ पे क्या क्या चेक करवाओगे या उसका क्या एक सही प्रोसेस होना चाहिए प्लास्टर करवाने का? सर प्लास्टर करवाने से पहले सबसे पहले तो जैसे कि हम चेक करेंगे कि जैसे कि स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे स्मूथ सरफेस है तो हम 12 mm का प्लास्टर लेंगे और रफ सरफेस है तो वहाँ पे हम 15 mm का प्लास्टर लेंगे। और प्लास्टर करने से पहले हम ये चेक करेंगे सर जैसे कि कोई मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिशियन पाइप वगैरह फिटिंग करना है तो वो भी सबसे पहले हम देख लेंगे, पहले इलेक्ट्रिशियन को बुला के वहाँ पाइप वगैरह फिटिंग करवा देंगे। और दूसरा जैसे कहीं भी सर कॉलम है और कॉलम और ब्रिक वर्क किया गया हो मतलब वहाँ पे हम चिकन मैश का यूज़ करेंगे। और फिर हम सबसे पहले जैसे प्लास्टर करेंगे तो सीमेंट स्लरी को हम वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे छिड़काव करेंगे और आफ्टर हम मतलब प्लास्टर करेंगे उसको। ओके, मान के चलो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और आज हमारा ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गया और कल मेरे को प्लास्टर करवाना है, क्या करवा सकते हैं वहाँ साइट पे? जी सर नहीं, वहाँ पे कम से कम सर क्यूरिंग करना ज़रूरी रहेगा। कम से कम कितना दिन क्यूरिंग करना रहेगा? कम से कम 7 डे क्यूरिंग करेंगे। तो उसके बाद फिर अपन करवा सकते हैं। ब्रिक वर्क में बॉन्ड के बारे में पता है कि आपको कितने टाइप के बॉन्ड हम लोग यूज करते हैं जनरल कंस्ट्रक्शन साइट पे? सर टाइप्स पता है, जैसे इंग्लिश बॉन्ड हो गया, स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया और फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। इस टाइप का मतलब हम ब्रिक वर्क करते हैं। तो जनरली हम लोग कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन सा बॉन्ड प्रोवाइड? सबसे ज़्यादा सर स्ट्रेचर बॉन्ड का यूज किया जाता है। स्ट्रेचर बॉन्ड का। स्ट्रेचर बॉन्ड तो जनरली हम लोग 100 mm वॉल में कंसीडर करते हैं ना। स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कौन सी बॉन्ड देती है? स्ट्रेचर सबसे फ्लेमिश बॉन्ड शायद। इंग्लिश बॉन्ड सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है अपने को। इंग्लिश बॉन्ड। चलिए, बहुत ही शानदार। इसके बाद आपको BVS के भी बारे में पता है जी। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, मतलब क्या पर्पस होता है मतलब इसका? सर बार बेंडिंग शेड्यूल सर मतलब उसका जैसे कोई भी हमारे साइट जैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना साइट पे अपन को सरिया मंगाना है, जैसे कॉलम कास्ट करना है या स्लैब बनाना है, बीम कास्ट करना है फुटिंग में, तो टोटल कितना सरिया हमें चाहिए वो हम सर BBS से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमें कटिंग लेंथ वगैरह निकाल के उसको यूनिट वेट से मतलब मल्टीप्लिकेशन करके टोटल क्वांटिटी ऑफ सरिया निकाल सकते हैं BBS के जरिए। ओके, कॉलम में जो अपन लैब देंगे कहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए कॉलम में लैब? सर कॉलम में लैब देने के लिए सर हम ऐसा सेफ जोन में उसको लैपिंग देंगे। और जैसे कि फॉर एग्जांपल सर जैसे 4 बार हम ले लें, 4 बार हम जैसे कि ले रहे हैं, जैसे 12-12 mm की ले रहे हैं तो उसको अल्टरनेट हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि माना कि 2 बार सर हम उसको अल्टरनेट देंगे और 1 मीटर उसकी बीच का डिस्टेंस गैप रखेंगे, मतलब एक बार से दूसरी बार में। और लैपिंग जहाँ देंगे वो सेफ जोन में देंगे सर, L/3 छोड़ के जंक्शन से L/3 छोड़ के L/4। हाँ। ओके, वो अल्टरनेट मतलब अपने को 1 मीटर रखना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो? अगर बात करें IS कोड के तो IS कोड के अकॉर्डिंग कितना वो अल्टरनेट रखना चाहिए अपने को? अल्टरनेट जैसे लैपिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, अल्टरनेट बार जो अपन लैब जोन में आप बोल रहे हो कि एक जगह अपने को नहीं कट करनी है बार को। हाँ। अगर 8 बार यूज कर रहे हैं तो 4 एक लेवल पे रहेगा, 4 दूसरे लेवल, हाँ। और वो 4 बार भी आप बोल रहे हो अल्टरनेट में रहेगा। हाँ। तो एक बार से जो दूसरी बार की अल्टरनेट होंगी, ये जो डिस्टेंस होंगी, हाँ। तो वो कितने रखना चाहिए? वो अगर सर IS कोड की बात करें तो वो IS कोड के अकॉर्डिंग सर 1 मीटर रखेंगे। ओके, मतलब जनरली हम लोग 1 मीटर लेके चलते हैं। अगर IS कोड की बात करें तो 1.3 लैब, जो भी लैब डिस्टेंस दे रहे हैं उसका 1.3 होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बहुत ही शानदार है। चलिए, बहुत ही शानदार, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज है। आपने काम ही नहीं किया बट ठीक ठाक नॉलेज है। आप साइट पे मतलब काम करोगे तो मेरे को लगता है आप मतलब टैकल कर लोगे अच्छे से और काम करवा लोगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सैलरी क्या लेना चाहोगे? सर सैलरी के लिए सर जो आपकी कंपनी का सर पे स्केल वैसे फिक्स ही होगा, फिर भी सर 1 महीना मेरे को काम जैसे मैं काम कर लेता हूँ, परफॉर्मेंस मेरी क्या रहती है उसके अकॉर्डिंग फिर आप सर फिक्स कर लेना अपने साथ। ओके, बहुत ही शानदार।
कोई डाउट कुछ अगर हमसे पूछना चाहते हो आप तो बात कर सकते हो। जी सर, मेरा मतलब कैसा लगा मतलब आपको जैसे नारायण परफॉर्मेंस? जी, आपका मतलब परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक था, आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, बट आप अभी साइड पे काम किए नहीं हो। मतलब मैं एक बार देखना चाहता हूँ आप साइड पे मतलब अच्छा टैकल कर लोगे, मतलब सही था। कुछ कुछ चीज़ें में आप अटक रहे थे बस, बाकी अच्छा आपका परफॉर्मेंस था। हमारी टीम आपको आगे कांटेक्ट कर लेंगी और आपको इसके आगे का जो भी डिटेल, जो भी इसका रिगार्डिंग रहेंगी जॉब के रिगार्डिंग, वो आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे हमारी HR टीम। थैंक यू सर। थैंक यू। तो इंजीनियर्स, हमारा प्रयास कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं आशा करता हूँ इंजीनियर्स आपको बहुत सी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई होंगी। और मैं आप लोगों के लिए ऐसा प्रयास करके और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी इंटरव्यू सेशन आपके लिए लेके आता रहूँगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना इंजीनियर, ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँ। तो इंजीनियर्स, अगर आप भी चाहते हो ये सारी स्किल सीखने के लिए, तो आप नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके हमारे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। तब तक के लिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम इंजीनियर।